अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान में तब्दीली के बाद अब खबरें आ रही हैं कि मरकज़ में भी तब्दीली आ सकती है, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, और सादिक संजरानी साहब जो हैं चेयरमैन सेनेट, उनके ख़िलाफ़ भी, पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी। ये ख़बरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, और लोग कहते हैं कि जी मीडिया के, सोशल मीडिया के सहाफ़ी भी वो कह रहे हैं कि जी अब तीनों की नौकरी जो है ख़तरे में है, वज़ीर आज़म की, चेयरमैन सेनेट की, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की। तो अपोजिशन क्या सोच रही है, मैं आज के विलाग में आपके साथ शेयर करूंगा कि नून लीग क्या सोच रही है, मौलाना क्या सोच रहे हैं। ये भी खबर आई है, मैंने खुद देखी है टीवी चैनल पे, कि नून लीग का जो मफाहमती ग्रुप है, यानी शहबाज शरीफ ग्रुप, वो चाहता है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाई जाए, उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, और ताकि हमज़ा शहबाज, वो क्योंकि वो हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला देखना चाह रहे हैं, जो मफाहमती ग्रुप के रहनुमा है। ये खबरें आ रही हैं। लेकिन मैंने फिर जो पीडीएम की क़यादत है, मौलाना फजल रहमान से भी डिस्कस किया, उनसे भी मैंने मालूम किया, और ख़बर आई थी कि जी उन्होंने पेपर वर्क करके पूरा प्लान बना के तहरीक अदम एतमाद का पंजाब में, ये मफाहमती ग्रुप के हवाले से खबर आई, जो उसमें था कि जी पंजाब में किस तरह कामयाब हो सकती है तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। वो पूरा प्लान और पेपर वर्क करके, पूरी रिपोर्ट और प्लान बना के उन्होंने शहबाज शरीफ को भी दे दिया है, और मियां नवाज शरीफ को भी पेश किया जाएगा। क्या वाकई इमरान खान का इक़्तिदार ख़तरे में है, वज़ारत उज़्मा ख़तरे में है? क्या वाकई सादिक संजरानी हट सकते हैं? क्या वाकई उस्मान बुज़दार हट सकते हैं? इस पे बात करूँगा। लेकिन जो मेरी बात हुई है पीडीएम की क़यादत से, या मौलाना से भी, बाकी रहनुमाओं से भी, तो नून लीग के इवन रहनुमाओं से, तो अभी तक कोई ऐसी संजीदा कोई मूव अपोजिशन में मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजूहात हैं। एक तो पहले तो मौलाना खुद कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी जो रिसेंटली 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मौलाना ने कहा था कि बलूचिस्तान में तब्दीली हादसाती तौर पर आई है, कि हुकूमत के अपने बंदे, बीएपी के हुकूमती जमात के अपने बंदे उनको वज़ीर आला को छोड़ गए, तो हम तो थे ही अपोजिशन में, और अगर उनके अपने बंदे वज़ीर आला को हटाना चाहते हैं, तो हम क्या अपोजिशन वाले ये कहते कि जी नहीं जी, हम तो वज़ीर आला को बचाएंगे? हम तो नहीं बचा सकते थे, हम तो कहेंगे कि भाई इनका ये डिस्टर्ब रहें, और हुकूमतें इनकी नाकाम हो। ये तो अपोजिशन का काम होता है, हुकूमत को नाकाम करना, टफ टाइम देना, तंग करना। तो वो हादसाती तौर पर तब्दीली आई है, बाकी सूबों में ऐसा कोई प्लान नहीं है मुझे जो नज़र आ रहा है। हाँ, अलबत्ता ख्वाहिशें कुछ लोगों की हर जमात में हैं, जेयूआई में भी ख्वाहिशें कुछ लोगों की हैं, इसी तरह नून लीग में भी कुछ लोगों की, कुछ ग्रुप्स की ख्वाहिशें हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पार्लियामेंट में ये जुमला कहा था मीडिया टॉक में कि बलूचिस्तान से आगाज़ हो चुका है, अब ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। ये उन्होंने इतना तक कहा था। लेकिन मौलाना तहरीक अदम एतमाद के अभी भी हक में नहीं है। जो बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आई थी, मेरी मौलाना से जब तफसीली इस पर डिस्कशन हुई थी, सलीम साफ़ी भी आए थे उस दिन, और मुनीब फ़ारूक, उस वक़्त मैंने मौलाना से पूछा, तो मौलाना ने बलूचिस्तान की तहरीक अदम एतमाद पर भी नापसंदीदगी का इजहार किया था, कि ये हम एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत करते रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी हमें मुसलसल कहती रही है कि भाई पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाओ, तो दूसरी तरफ हम एक तरफ पंजाब में लाना नहीं चाह रहे, मरकज़ में लाना नहीं चाह रहे, तो बलूचिस्तान में कैसे हम ला सकते हैं? तो मौलाना से मुशावरत की नहीं गई थी, सूबाई लेवल का ये फैसला था, उन्होंने जमा करा दी, लेकिन मौलाना ने उनको कोई वेल्डर नहीं कहा था कि बहुत अच्छा किया, शाबाश, ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलाना ने नापसंदीदगी का इजहार किया था कि ये नहीं होनी चाहिए थी, तो बेहतर था। लेकिन
हादसाती तौर पर हो गया था कि उनके अपने बंदे उनको छोड़ गए थे, इसलिए तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ी। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का दूसरा जो जो रीज़न है वो ये कि एक तो पहले एक रीज़न ये बताई कि मौलाना नवाज शरीफ दोनों तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं रहे। हक में इसलिए नहीं रहे क्योंकि तहरीक अदम एतमाद इस्टब्लिशमेंट के आशीर्वाद, मदद और मर्जी के बगैर वो कामयाब नहीं होती, चाहे जितनी भी अक्सरियत आपके पास हो। तो अब पीडीएम की तहरीक इस्टब्लिशमेंट के खिलाफ चल रही है, तो एक तरफ तहरीक चल रही है पीडीएम की इस्टब्लिशमेंट के खिलाफ और दूसरी तरफ इस्टब्लिशमेंट से मदद भी मांगे, तो ये तो खुला तजाद होगा। और अगर इस्टब्लिशमेंट मदद करेगी तो वो मुफ्त में फोकट में तो करेगी नहीं, तो वो तो गिव एंड टेक करेगी कि भैया हमारे पे भोला हाथ रखो, तहरीक ख़त्म करो या हमारे खिलाफ कोई बात न करो और तो हम ये कामयाब करा के देते, मतलब गिव एंड टेक होगा। तो गिव एंड टेक की इस वक्त तहरीक में चल रही है पीडीएम, तो गिव एंड टेक इस तरह का करने की पोजीशन में नहीं थी पीडीएम, तो वो तहरीक अदम एतमाद के हक में रही नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहे ऑफर करती रहे नून लीग को, अपोजिशन को, लेकिन ये ऑफर पीपल्स पार्टी से पहले इस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है पीडीएम को, और पीडीएम की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट को भी इनकार कर चुकी है कि भैया हम कोई तहरीक अदम एतमाद किसी के खिलाफ नहीं लाएंगे। दूसरी रीज़न ये है कि अभी हुकूमत के 3-3.5 साल गुजर गए हैं। अभी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद पीडीएम तो ये चाह रहा है कि 2022 में इंतखाबात हों, तो मार्जिन नहीं है अब तहरीक अदम एतमाद, जब टाइम नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने का मतलब क्या होगा? मतलब होगा कि अपोजिशन ने टाइम दे दिया पीटीआई की हुकूमतों को। तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी, चलो पंजाब में तो नून लीग हुकूमत में आ भी जाए, मरकज़ का क्या करेंगे? नून लीग हुकूमत लेना नहीं चाह रही। नून लीग का जो नवाज शरीफ ग्रुप है या मरीम नवाज ग्रुप है वो तो हुकूमत लेना नहीं चाह रहे, न मरकज़ में न पंजाब में, कि भैया हम 1.5 साल में 1.25 साल में क्यों ख़राब हों, क्यों गंदे हों। हम 1.5 साल में तो कोई बेहतरी या कोई डिलीवर तो कर नहीं पाएंगे। पीटीआई का किया हुआ गंद हम साफ करने की कोशिश क्यों करें? पीटीआई वैसे ही गंदी हो गई है, ख़राब हो गई है, तो पीटीआई को मज़ीद ख़राब होने दें। तो हम क्यों अपने हाथ काले करें इस कोयले के कारोबार में? तो ये नून लीग मरकज़ और पंजाब दोनों जगहों पर आना भी नहीं चाह रही। दूसरी रीज़न ये है कि जब 2022 में इंतखाबात के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं या मुतालबात कर रहे हैं या बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं, राब्ते भी हो रहे होते हैं, अपोजिशन इस बात पर हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर रही है कि 2022 में इंतखाबात कराएं, तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का तुक नहीं बनती। 22 में जब इंतखाबात होने जा रहे हैं तो अभी तहरीक अदम एतमाद क्यों लाएगी अपोजिशन? तो मुझे, और तीसरी रीज़न ये कि सादिक संजरानी की अभी खबरें ये चल रही हैं कि जी पहला अब जो बारी होगी वो सादिक संजरानी की होगी। पहली बारी तो हो गई वैसे जाम कमाल की, लेकिन दूसरी बारी अब होगी सादिक संजरानी की, उसके बाद बारी होगी उस्मान बुज़दार की, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की। मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि सादिक संजरानी को हटाएगा कौन। ये खबरें भी चल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी और बीएपी मिल के सादिक संजरानी को हटाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। आसिफ अली जरदारी वो लीडर हैं, वो शख्स हैं जिनकी और इस्टब्लिशमेंट की, आसिफ अली जरदारी और इस्टब्लिशमेंट की एक मुश्तरका पैदावार हैं सादिक संजरानी। सादिक संजरानी को मुतारफ उन्होंने कराया, पहली दफ़ा सेनेटर उन्होंने बनाया, पहली दफ़ा बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा के सनाला जहरी की, नून लीग की, और सादिक संजरानी और बीएपी और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनवाना, इनको सेनेट में लाकर अपने वोट देकर दिलवाकर पीटीआई के साथ मिलके, मुझे याद है अच्छी तरह, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोटों से और बीएपी के वोटों से, बीएपी के शायद गालिबन नहीं थे उस वक़्त, लेकिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोटों से सादिक संजरानी पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट बने थे। और उसके बाद
आसिफ अली जब सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो वो आइडिया भी आसिफ अली जरदारी का था। असफंदियार वली के कहने पे आइडिया पे आसिफ अली जरदारी ने कहा जी बिल्कुल हम हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुआ क्या, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बचाना चाहा और आसिफ अली जरदारी के ही बंदे अंदर खाना जो है उन्होंने बचा लिया। शेरी रहमान ने उन दिनों में सादिक संजरानी और शेरी रहमान की मुलाकात हुई थी। उन दिनों में कराची में मेरा ख्याल है शेरी रहमान की राशगाह पर चले गए थे ये, और इन्होंने ये खबरें तो ज़ाहिर है आई थी। पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई थी जो 14 वोट जो गायब हो गए थे, लापता हो गए थे समझे, तो मिसिंग पर्सन्स में हो गए थे, वोट मिसिंग वोट, तो उनमें पीपल्स पार्टी के अगर न होते लोग तो पीपल्स पार्टी कमेटी क्यों कायम करती। यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में कमेटी कायम की थी, फरतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी इनको मेंबर बनाया गया था कि जी तहकीकात करो कौन से वो गद्दार हैं जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है पीपल्स पार्टी को गद्दारी की है, पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो नून लीग के भी लोग उसमें बिके और पीपल्स पार्टी के लोग भी बिके या मुकर गए, जो भी कहें, मतलब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। कोई ब्लैकमेल में मेलिंग में आया होगा, किसी ने हो सकता है पैसे लिए हों, किसी ने यारी दोस्ती निभाई हो, और किसी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बचाने के लिए वोट न दिया हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसमें JUI पर भी उंगलियां उठी थी उन दिनों में कि JUI के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें बरीउल ज़िम्मा नहीं है। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम वो भी आयद होता है कि आसिफ अली जरदारी ने सादिक संजरानी को बचा लिया और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम की थी। तो जब आसिफ अली और फिर दोबारा अभी जो अपोजिशन लीडर बने, अभी जो सादिक संजरानी बने अपोजिशन लीडर, तो गिलानी बने, उससे पहले सादिक संजरानी के इलेक्शन में क्या हुआ, क्या सीन हुआ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कितने वोट पड़े, गिलानी अपने भी हार गए, लेकिन सादिक संजरानी को आसिफ अली जरदारी ने, ये डिस्कस हो रहा है मार्केट में, लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ही सारी गेम की और अपोजिशन को यानी अंधेरे में रख के अपोजिशन के साथ धोखा करके सादिक संजरानी को, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी जिसको समझा जाता है, उसको दोबारा चेयरमैन सेनेट बनवा दिया। जब आसिफ अली जरदारी पहली दफ़ा सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाते हैं, फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाते हैं, फिर दूसरी दफ़ा अपोजिशन को अंधेरे में रखकर इस्तेमाल करके अपोजिशन को अपने गिलानी साहब को सेनेटर भी बनाने में कामयाब हो गए, और इमरान खान के उम्मीदवार को हराने में भी कामयाब हो गए, और सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट भी बनाने में कामयाब हो गए, फिर अपने बंदे को गिलानी को फिर अपोजिशन लीडर भी बनाने में कामयाब हो गए। तो अपोजिशन के साथ हाथ किया आसिफ अली जरदारी ने इस पूरे सेनेट के इलेक्शन में, और सादिक संजरानी को वो बचाते भी रहे हैं और उनको चेयरमैन सेनेट बनवाते भी रहे हैं 2-2 दफ़ा। तो वो आसिफ अली जरदारी क्यों सादिक संजरानी को हटाना चाहेंगे, ये मुझे मेरे भेजे में ये बात बिल्कुल नहीं घुस रही कि आसिफ अली जरदारी कोई प्लान बना रहे हैं सादिक संजरानी को हटाने के लिए BAP के साथ मिलके। और BAP के कितने लोग हैं, 6 लोग MNA हैं, कौमी असम्बली में हैं, कुछ लोग सेनेटर्स हैं, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। मतलब सादिक संजरानी तो ज़ाहिर है पार्टी के साथ खड़े हैं ना, BAP के लोग सादिक संजरानी के खिलाफ क्यों वोट देंगे। सादिक संजरानी अभी भी चलें, जाम कमाल नाराज़ हो सादिक संजरानी को कि जी सादिक संजरानी मुझे बचा नहीं पाए, लेकिन सादिक संजरानी पर डायरेक्ट उनका इल्ज़ाम नहीं है कि कोई सादिक संजरानी ने इस गेम के पीछे कोई सादिक संजरानी का बराह रास्त कोई हाथ है। इस्तीफ़ा चाहे सादिक संजरानी ने इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला हो परवेज़ खट्टक के साथ मिलके, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो BAP का बड़ा ग्रुप है अभी भी मरकज़ में हो या सूबे में, वो तो कुद्दूस बिज़न जो सादिक संजरानी और ये जो ग्रुप है इनके साथ खड़े हैं। जो 6 MNA हैं उनमें से भी 2 MNA को छोड़कर बाकी 4 MNA जो है
اب وہ تقسیم ہے، بہرحال میں ان کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہ رہا، مناسب نہیں لگ رہا کہ ان کو کہوں کہ 4 ادھر ہیں تو 2 ادھر ہیں، لیکن ان میں بھی تقسیم ہے۔ لیکن آخرکار تو پارٹی کے ساتھ ہی رہنا ہے نا۔ جام کمال جتنے بھی ناراض تھے قدوس بزنجو سے، جب قدوس بزنجو کے الیکشن کا مرحلہ آیا تو جام کمال نے اپنا امیدوار کوئی نہیں کھڑا کیا، اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، پارٹی کے فیصلوں کو مانا۔ تو صادق سنجرانی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی کے بڑے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ بڑا گروپ صادق سنجرانی کو کیوں ہٹوانا چاہے گا؟ اور آصف علی زرداری جس نے صادق سنجرانی کو منتخب کرایا ہے اور پھر بچایا بھی ہے، تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ناکام بھی بنائی ہے اور پھر دوبارہ بھی چیئرمین سینٹ بنایا ہے، تو اب آصف علی زرداری صادق سنجرانی کو کیوں ہٹانا چاہیں گے؟ تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ صادق سنجرانی کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، اور یا عمران خان یا جو بزدار ہیں عثمان بزدار، ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے۔ خبریں جو چل رہی ہیں جی، نون لیگ کے مفاہمتی گروپ نے پلان تیار کر کے قیادت کو دے دیا ہے، بالکل دیا ہوگا، میں اس خبر کی تردید تو نہیں کر رہا، لیکن جب میں نے مولانا سے معلوم کیا کہ کیا کوئی آفیشل ان آفیشل، رسمی یا غیر رسمی کوئی مشاورت، کوئی رابطے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہ بھائی مرکز میں بھی آنی چاہیے، پنجاب میں بھی آنی چاہیے، چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی آنی چاہیے، کیا میں نے کہا ایسی کوئی موو آپ کے درمیان، کوئی مشاورت غیر رسمی ہی صحیح، کوئی ہلکی پھلکی نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کوئی آپ کی ہوئی ہے؟ تو مولانا نے بالکل سختی سے تردید کی، انہوں نے کہا بالکل بھی اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد بلوچستان میں آئی ہے وہ بھی محض اتفاق تھا، وہ ہمارا اپوزیشن کا کوئی پری پلان نہیں تھا، وہ بھی حادثہ تھا کہ اپنے بندے ان کے چھوڑ گئے، اسی لیے اپوزیشن نے بھی ان کا ساتھ دیا اور تحریک عدم اعتماد آئی۔ باقی ہماری طرف سے ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد مرکز میں عمران خان کے خلاف لائیں، بزدار کے خلاف لائیں یا صادق سنجرانی کے خلاف لائیں۔ تو یہ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔